हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, तो हमें चार गिवन है, क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू डब्ल्यू एच माइनस टी एस। तो देखो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। दो तरीके के फंक्शंस होते हैं, एक होता है हमारा स्टेट फंक्शन और दूसरे हमारे कौन से होते हैं, पाथ फंक्शंस। ठीक है, तो देखो हमारे जो थर्मोडायनामिक्स में दोनों डिफरेंशिएट क्यों किए गए हैं, तो जो फंक्शंस जो हमारे डिपेंड करते हैं खाली उसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे, हम उन्हें कहते हैं स्टेट फंक्शन, और जो खाली डिपेंड करते हैं पाथ पे उनको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ ऐसा क्यों है और कौन से होते हैं। तो देखो जो हमारे हीट है और वर्क डन है, ये ही दोनों थर्मोडायनामिक्स में हमारे कंप्लीटली क्या है, पाथ फंक्शन। और ये क्यों होते हैं, तो देखो लेट्स सपोज एक डेस्टिनेशन है, मैंने ये स्टार से रिप्रेजेंट की। ठीक है, और दो पर्सन खड़े हैं यहाँ पे, एक ये मैंने मान लिया पर्सन नंबर 1 और ये पर्सन नंबर 2। तो जो पर्सन नंबर 1 है वो क्या यूज कर रहा है, वो स्टेयर्स यूज कर रहा है अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए, और जो पर्सन नंबर 2 है वो यूज कर रहा है डायरेक्ट लिफ्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए। तो देखो अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर करूं, तो यहाँ पे mgh होगी, mgh1, यहाँ पे भी mgh1 होगी, हाइट तो सेम है। तो यहाँ पे कोई भी हाइट नहीं है ग्राउंड लेवल पे, तो ये जीरो हो जाएगी, तो mgh जीरो हो गया दोनों का। और डेस्टिनेशन पे पहुंचने के बाद दोनों की हाइट सेम रहेगी, तो ये मैंने मान ली mgh2, ये मैंने मान ली mgh2। और अगर हम वर्क डन की बात करें, तो देखो जो हमारा पर्सन नंबर फर्स्ट है वो, उसको वर्क डन ज्यादा लगेगा, उसकी एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी क्योंकि वो स्टेयर्स पे जा रहा है, उसकी यहाँ पे बॉडी एनर्जी लूज होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैकेनिकल वर्क ज्यादा हो रहा है, वर्क डन ज्यादा होगा। और जो पर्सन नंबर 2 है वो डायरेक्ट लिफ्ट में जा रहा है, तो उस केस में उसका वर्क डन कुछ भी बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा। तो आपने क्या बात देखी, जो वर्क डन है वो तो मेरा पाथ डिपेंडेंट है, पाथ चेंज करने पे अमाउंट ऑफ वर्क डन चेंज हो रहा है, पर जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी आपने देखा वो दोनों की इनिशियल स्टेट पे सेम थी, फाइनल पे भी स्टेट सेम है, तो ये हो जाते हैं मेरे स्टेट फंक्शंस। ठीक है, अब हम अपने क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं। Q प्लस डब्ल्यू क्या होता है, हमारा इंटरनल एनर्जी के इक्वल अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और एनर्जी हमारी क्या, स्टेट फंक्शन। Q मैंने आपको बताया पाथ फंक्शन है, वर्क डन क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा पाथ फंक्शन, और ये किसके इक्वल होता है, गिब्स फ्री एनर्जी के, डेल्टा जी के, तो एनर्जी भी मेरी एक स्टेट फंक्शन हो गई। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या होगा, हमसे पूछे थे पाथ फंक्शन, तो दैट इज Q एंड W। तो इस क्वेश्चन का मेरा आंसर क्या हो गया, पार्ट बी एंड पार्ट सी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, क्वेश्चन में गिवन है 5 मोल्स एक आइडियल गैस के इतने टेम्परेचर पर अलाउड टू अंडरगो रिवर्सिबल कंप्रेशन जब तक उसका टेम्परेचर 200 केल्विन नहीं होता। सीवी की वैल्यू गिवन है, मुझे डेल्टा यू और डेल्टा पीवी निकालना है इस प्रोसेस के लिए, जहां पे मुझे आर की वैल्यू भी इन्होंने गिवन है, इन्होंने दे रखी। ठीक है, तो देखो जो मुझे गिवन है मैं लिख लेती हूँ, सीवी की वैल्यू 28 जूल पर केल्विन पर मोल, ये होती है हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। CV, V मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ मोल्स N कितने, 5, टेम्परेचर 1 कितना था 100 केल्विन, टेम्परेचर 2 कितना मेरा 200 केल्विन, और R की वैल्यू गिवन है दैट इज 8 जूल पर केल्विन पर मोल। ठीक है, तो देखो हमारे इंटरनल एनर्जी होते हैं, इंटरनल एनर्जी हम किस पे स्टडी करते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो डेल्टा यू किसके इक्वल होता है मेरा, NCV/dt, जहाँ पे N मेरे नंबर ऑफ मोल्स 5, CV की वैल्यू 28, dt मतलब T2 माइनस T1 दैट इज 200 माइनस 100। तो यहाँ से मेरी डेल्टा यू की वैल्यू कितनी आ जाती है, डेल्टा यू की वैल्यू आ जाती है 14,000 जूल, जिसको मैं लिख सकती हूँ 14 किलो जूल भी। ठीक है, यहाँ से मैंने डेल्टा यू की वैल्यू निकाल ली। और आपको पता है हमारा एक रिलेशन होता है, CP किसके इक्वल होता है, CV प्लस R, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू CV प्लस गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से मैं CV की वैल्यू कितनी आई हमारी 28, R की वैल्यू में 8 गिवन है, तो 28 प्लस 8 कितना हो गया 34 जूल पर मोल पर केल्विन, ये मैंने CP की वैल्यू निकाल ली। और आपको पता है जो हमारा एंथैल्पी चेंज है डेल्टा H, वो किसके इक्वल है, NCP/dt, वो हम क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पे स्टडी करते हैं। तो 5 इंटू 34 इंटू 200 माइनस 100, तो यहाँ से मेरी वैल्यू कितनी आ जाती है 18,000 जूल, और इसको हम लिख सकते हैं 18 किलो जूल के इक्वल भी। ठीक है ना, क्योंकि 1 किलो जूल में 1000 जूल होता है। तो आपको पता है जो रिलेशन होता है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी चेंज का, वो क्या होता है मेरा, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा PV, और हमने डेल्टा किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा PV की, तो वो मैं कैसे निकालूंगी, डेल्टा H माइनस डेल्टा यू। डेल्टा H कितना आया हमारा 18 किलो जूल माइनस डेल्टा
U कितना था हमारा 14 किलो जूल, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके हमारी वैल्यू आ गई 4 किलो जूल। तो हमसे डेल्टा पी बी की वैल्यू पूछी थी, वो आ गई 4 किलो जूल। और फर्स्ट पार्ट में हमसे इन्होंने कौन सी वैल्यू पूछी थी, कैलकुलेट डेल्टा यू आया 14 किलो जूल। तो 14 और 4 हमारा आंसर है किलो जूल में। अगर हम अपने ऑप्शंस देखें 14 और 4 गिवन है ऑप्शन नंबर ए में, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, मेरा पार्ट ए। थैंक यू। Hello guys, in this question it is saying that for silver Cp which is in joule per Kelvin per mole is equals to 23 plus 0.01 T. If the temperature T of 3 moles of silver is raised from 300 Kelvin to 1000 Kelvin at 1 atm pressure, the value of delta H will be close. So we have to find out the value of delta H in which Cp, what is the meaning of Cp? Cp means the molar heat capacity as constant pressure is given to us. We have to find out delta H. So Cp is given to us, which is equals to 23 plus 0.01 T, and moles N means N are 3, and also the temperature is from 300 Kelvin to 1000 Kelvin. So T1 is equals to 300 Kelvin and T2 is equals to 1000 Kelvin. Pressure is given to us is 1 atm here. We have to find out delta H. Delta H we have to find out. So there is a formula to find out delta H. The formula is delta H is equals to integration of n Cp delta T dt. Right. So here we know all these things. The only thing we have to do is just put the values of all these variables in this, and then we will get an answer. So here this is what is the value of number of moles here, which is 3 here. Cp has the value 23 multiplied by 23 plus 0.01 time multiplied by dt integration. Here integration, this is T1 to T2 here. T1 is 300 Kelvin and T2 is 1000 Kelvin. Now after solving this we will get answer. So here we can get 2 out from this integration, and this will be delta H is equals to 2 times this is 23 multiplied by T. So this will be 1000 minus 300 plus this will be 0.01 T. So integration of T with respect to T is T square. So T square by 2 plus this will be 0.01 T square by 2. So 2 will be outside of the bracket and T square will be square of 1000 minus square of 300. Right. Now after solving this we will get delta H will be equals to 61950 joule. Right. We can also write it 61.9 kilojoule, and in the question we have to find out the value delta H will be close to, so we have 61.9 kilojoule and our correct answer will be 62 kilojoule. So option number D will be our correct answer. This is answer. Thank you for watching. Best of luck. Bye bye. Our question is magnesium oxide solid react with carbon solid will form magnesium solid plus carbon dioxide, for which enthalpy of reaction is plus 491.1 kilojoule per mole and standard enthalpy of entropy is 198 joule per Kelvin per mole, is not feasible at 289 Kelvin. The temperature above which reaction will be feasible is means spontaneous is okay. This is standard enthalpy of reaction. According to Gibbs-Helmholtz equation, Helmholtz equation, delta G standard enthalpy, standard gives free energy of reaction equal to standard enthalpy of reaction minus T into delta standard entropy of reaction. Okay, for a reaction to be feasible or spontaneous, delta standard enthalpy, standard gives free energy is less than 0 or it will be negative. Okay, so delta standard enthalpy of reaction minus T delta standard enthalpy of entropy is less than
0. Okay. Now it is given that standard enthalpy of reaction equal to plus 491.1 kilojoule per mole and standard entropy of reaction equal to 198 joule per Kelvin per mole. Okay. Now substitute these values. Therefore, T equal to delta R H naught upon S naught. So substituting this value, it is equal to, here this is 491.1 divided by 198. Okay, convert into joules, it is in kilojoule. So 491.1 divided by 198 into 10 raised to power 3. On solving this, T equal to 2480.3 joule Kelvin. Okay, so above, which is we can write it as less than 2480.3. Okay, so above 2480.3 Kelvin, reaction will be spontaneous, or we can say that reaction will be feasible. So option 1 is the correct answer of this question.